मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। मुंगेर मेरा जन्म स्थान रहा है। हमारा परिवार पहले बांग्लादेश में था। 1946 में जब दंगों की आशंका और बाकी विभाजन की विद्रूप स्थिति खड़ी हो रही थी, तो वहाँ से छोड़कर आना पड़ा। सब कुछ वहाँ छोड़कर एक शरणार्थी की तरफ भारत में आए। आमदनी का कोई जरिया नहीं था, तो पटना में ट्यूशन पढ़ाकर हम अपना गुजारा धीरे धीरे कर रहे थे। फिर उसी क्रम में कुछ व्यवसाय के लोगों से संपर्क हुआ। उनके यहाँ काम करके हमने चीज़ों को सीखने की कोशिश की, परंतु उस समय भी समाज सेवा मेरी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी में था। देश के लिए कुछ करना है, ये बात उस समय भी बातें में थी। लेकिन बड़ी बात यह है सर कि आप जेपी आंदोलन से जुड़े रहे और मतलब जेपी आंदोलन से जितने भी छात्र जुड़े रहे, खास करके जिस तरह से आपने योगदान दिया है, तो सबके सब बड़े राजनेता बन गए। आज के तारीख में तो बहुत बड़े नाम हैं, देश के जाने माने चेहरे हैं। आपके दोस्त रविशंकर जी भी बड़े नाम हैं आज के तारीख में। आप कैसे पिछड़ गए? क्या वजह थी? राजनीति आपको नहीं शुरू? इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं था मेरे को, जरा सा भी संदेह था। हमको क्या करना है ये तय था। जयप्रकाश जी ने आंदोलन के समय कहा था कि सिर्फ राजनीति ही जो है समस्याओं का समाधान है। ये आंदोलन से उपस्थित के कारण मन में देश सेवा की एक ललक थी। बिहार में उस समय तक या आज तक स्थिति ये थी कि किसी का पैर कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, कोई पोलियो ग्रस्त है, तो वैसे बच्चों को घर का बोझ है, क्योंकि उनके लिए जो इलाज होना चाहिए उसकी सुविधा अपने बिहार के अंदर नहीं रही है। हमने कोशिश की और चाहते हैं कि वैसे बच्चों का इलाज, वैसे एम्प्यूटीज़ का जिनके कटे हुए हाथ पैर हैं, उनको हम अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। अब जो बच्चा कभी बेड से उठा नहीं, अब वो बैठ जाता है, 10 कदम चलता है। पहले मुस्कुराता नहीं था, अब मुस्कुराने लगा है। पहले लिक्विड खाता था, अब सॉलिड खाने लगा है। अब जाते हैं तो प्रणाम करता है कि हम बिहार को दिव्यांगता मुक्त कर सकते हैं, और इस दिशा में पहल करते हैं। तो 10-15 करोड़ 20 करोड़ रुपए कुल मिलाकर 5-7 सालों में लगेंगे, परंतु बिहार का चेहरा बदल जाएगा और हम भी कह सकेंगे कि देश के अंदर बिहार ऐसी स्टेट है जिसके बारे में लोग की राय अच्छी नहीं होती। हम कह सकते हैं कि बिहार मानवता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रांत के रूप में है। आज इसकी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अननॉट। अननॉट में हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उलझी हुई पेचीदा गांठें। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और अननॉट में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री विमल जैन जी। इस समाज सेवा में उत्कृष्ट काम के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और देश के जाने माने चेहरों में से एक हैं। समाज सेवा में अग्रणी योगदान देते हैं। तो चलिए आज हम विमल जैन साहब की उलझी हुई पेचीदा गांठें को सुलझाते हैं। अननॉट में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार योगेश जी। आप तो देश के जाने माने चेहरे हैं, पद्मश्री से नवाजे गए हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अननॉट के दर्शकों को बताएं। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। मुंगेर मेरा जन्म स्थान रहा है और पिछले 50 सालों से पटना में मैं रह रहा हूँ। जी जी। परिवार में हम बहुत माँ पिताजी आज भी हैं और माँ पिताजी की उम्र 96 और 94, परंतु वे आज भी उतने ही स्वस्थ और समृद्ध हैं। और उनसे मिलकर आपको लगेगा
कि ये एक ऐसा पुत्र है या ऐसे परिवार का प्रतिनिधि है जो सभी लोग अपनी ज़िंदगी के साथ साथ समाज के लिए जीने वाले लोग रहे हैं। माँ आज भी इस उम्र में होने के बावजूद सबों की चिंता करना। ये एक विशेष बात क्या है कि वो ऊनी मोजा बनाती हैं हाथ से। अच्छा। हम लोग ये मान कर चलते हैं क्या कि वो मोजा बनाने का शौक़ उनका जारी है, इसका मतलब कि वो स्वस्थ है। ये एक मापदंड है। पिताजी भी हमारे कह सकता हूँ कि रोज़ 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते ज़रूर हैं। जी जी। पूरे देश विदेश, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सब चीज़ों में वैसे उम्दा बातें जो है बहुत कम लोग कर पाते होंगे। और हमारा परिवार पहले बांग्लादेश में था। 1946 में जब दंगों की आशंका और बाकी विभाजन की विद्रूप स्थिति खड़ी हो रही थी, तब वहाँ से छोड़कर आना पड़ा। सब कुछ वहाँ छोड़कर एक शरणार्थी की तरफ भारत में आए, कलकत्ता, फिर कुछ और गांव में, और अंत में मुंगेर में आकर बस गए। जी जी। परिवार के हम 6 भाई हैं और 6 भाई जो है अपनी अपनी विधा में समाज को बड़ा योगदान दे रहे हैं। हाँ जी। सर, आपने माँ की बात की तो मेरे ख्याल से उनकी उम्र तो 100 साल के करीब 94 हो गया। उस ज़माने की माता जी हैं तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई लिखाई से दूर रही होंगी, लेकिन मैंने सुना है कि समाज सेवा में उनका बहुत ही योगदान रहा है। एकदम सही बात है। मैं अनपढ़ बहुत पहले जगजीवन राम जी से भेंट हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे देश के लोग अनपढ़ ज़रूर हैं, मूर्ख नहीं हैं। तो उसकी जीती जागती मिसाल मेरी माँ है। आज भी इतनी कर्मठ है कि मैं कह नहीं सकता। मैं ऑर्गन डोनेशन दधीची देदान समिति के लिए काम करता हूँ। इसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आप मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान करें। उसी क्रम में अभी मुंगेर में एक बड़ा सम्मेलन था। माँ जो पहले तल्ले पर रहती है वो कही कि मैं भी उस कार्यक्रम में जाऊंगी, और उस कार्यक्रम में दिन भर का एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें लोगों ने संकल्प लिया था कि हम अपना ऑर्गन दान करेंगे। माँ व्हील चेयर पर बैठकर उस कार्यक्रम में गई, 4 घंटे वहाँ रही। ये ऊर्जा आज भी है उनकी। तो हम लोग तो सोचते हैं कि जवान तो वो है, बूढ़े हम लोग हैं। बिल्कुल। एक बात और आपने कही कि माताजी हर रोज़ ऊनी के मोजे बनाते हैं, तो वो जब बनाती हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग उसको कहीं ना कहीं किसी ज़रूरतमंद को देते होंगे। एकदम ज़रूरतमंद को, या फिर आप गए तो गेस्ट आप हुए घर के, तो आपको कोई गिफ्ट यदि देनी है तो वो मोजे देती हैं। वो मोजा ऊनी होता है और जाड़े के दिनों में आप घर के अंदर उसको पहनकर बहुत कंफर्ट महसूस कर सकते हैं। अभी माँ का दिया हुआ मोजा मैंने बिहार के माननीय राज्यपाल जी आरिफ मोहम्मद खान साहब को दिया। अरे वाह। जी जी। कहा कि मैं मुंगेर जाऊंगा तो माता जी घर पर जाऊंगा, आपके मिलकर उनसे आशीर्वाद लूँगा। तो ये उनका आनंद जो है, उनका मोजा आरएसएस के जो सरसंघ चालक जी हैं मोहन भागवत जी, उनको भी भेंट की गई है। और भी जो भी लोग जाते हैं उनको एक अच्छी गिफ्ट के रूप में वो मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर जमालपुर में अनाथ बच्चों का एक ये कह सकते हैं उसको घर है अनाथ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे 1-2 साल वाले, पालना घर कह सकते हैं, वहाँ रहते हैं। जी जी। 60, 70, 80 बच्चे होते हैं। हर साल उन बच्चों के लिए स्वेटर बनाकर उनके ऊनी कपड़े वो गिफ्ट करती है वहाँ पे। तो ये एक स्वभाव में है। घर के अंदर दाई है, नौकर है,
दूध वाला है, धोबी है, इन लोगों को रोज़ की ज़रूरतें कुछ न कुछ रहती होंगी, उनको सहायता करना। परंतु सहायता का मतलब वो उपकार करके, और उपकार करना सिर्फ नहीं तो उनको कर्मठ भी बनाना। यदि उसके यहाँ बेटी की शादी है, उसको यदि 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो वो देंगी, पर वो पैसा वापस भी आना चाहिए। इसके लिए जो भी सावधानियाँ हो सकती हैं वो ज़रूर करती हैं। यानी कि एक गृहस्थ महिला होकर सबको अभाव में कह सकता हूँ कि पालना और स्वाभिमान के साथ। मुझे लगता है कि इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि आप लोग जो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से चल के यहाँ तक आए, तो उनका जीवन तो बहुत संघर्षमय रहा हो। सही बात है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में हम सब लोग, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, गेहूँ पिसवाने के लिए पिसाई घर में जाते रहे हैं। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 7-8 साल, 10 साल, 12 साल। जी जी जी। तो वो बोरे में गेहूँ दे दिया और बोलते थे कि वहाँ पहुँचा के आओ। माथे पर रख कर हम लोग जाते थे वहाँ आटा पिसवाने के लिए, गेहूँ पिसवाने के लिए। आने के बाद वो 10 पैसा दे देती थी एज ए रिवार्ड। बहुत बार हम लोग कहते थे कि अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो रिक्शे पर ले जाते हैं, तो रिक्शा वाला तो 4 आना या 8 आना ऐसा लेता था। बोला नहीं, पिसा कर आप ही को लाना है, सर पे लेकर जाना है और पिसा के ले आएंगे तब वो 10 पैसे मिलेंगे। तो हम कहते थे कि देखिए पड़ोस का बच्चा जो है उनके यहाँ तो ये सुविधा है। श्रम की क्या महत्ता है, इसके ऊपर कितना सटीक उनका जो है घर के अंदर क्या कह सकते, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पढ़ना। घर में बत्ती नहीं थी, लालटेन में पढ़ते थे। सामान्य परिवार के लोग होने के कारण सामान्य स्कूल में पढ़ने का ही मौका मिला, परंतु पढ़ना है इसकी महत्ता वो जानती थी। वो खुद अनपढ़ जरूर थी, परंतु पढ़ाई की महत्ता को जानती थी, इसलिए वो उसके लिए डांट और बाकी चीज़ें होती थी। आपके पिताजी का जीवन कितना संघर्षमय रहा था जब वो बांग्लादेश से कोलकाता के बाद बिहार शिफ्ट करना और हाथ में कुछ नहीं होना, तो कुछ नहीं, जी कुछ जी, नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, चुनौती थी ये। और ये अपने देश का इतिहास भी रहा है कि देश का जब बंटवारा हुआ तो लाखों करोड़ों लोग निराश्रित हो गए, न रहने को घर, शरणार्थी बन गए अपने ही देश में। शरणार्थी बन गए अपने देश में आकर। वही स्थिति रही। कलकत्ता आए, कलकत्ता में भी उस समय माहौल अच्छा नहीं था। वहाँ पर थोड़ा बहुत, छोटे थे, 8 साल 10 साल के रहे होंगे। उस समय से काम कहीं किसी के यहाँ नौकरी करना शुरू किया। फिर उसके बाद ये बंगाल में ही 1-2 ज़िले हैं जो अब क्या कह सकते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आके रहे, कुछ दिन वहाँ रहे। फिर वहाँ से चलकर भागलपुर आए। भागलपुर में कुछ वहाँ के समाज के जो लोग थे उन्होंने शरण दी। फिर वहाँ भी सूट नहीं किया, फिर मुंगेर आए। मुंगेर आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ फेरी वेरी कर कर ज़िंदगी की शुरुआत की। फिर एक छोटी सी दुकान शुरू की और उसके बाद धीरे 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 धीरे, परंतु कर्मठता, ईमानदारी, परोपकार, इन सब चीज़ों से कभी नाता टूटा नहीं। ये एक बड़ी बात थी। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप बिहार के जाने माने व्यवसायियों में गिने जाते हैं और ख़ास करके समाज सेवी कहलाते हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में आपने इतना उत्कृष्ट काम किया कि पद्मश्री से सरकार ने आपको, भारत सरकार ने नवाजा है। तो सर, ये जो व्यवसाय है और फिर समाज सेवा है, ये दोनों 2 क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो व्यवसाय करते हुए समाज सेवा से कैसे आप जुड़े? ये एक असल में मुझको व्यवसाय करना ही नहीं था। मैं एमकॉम करने के बाद कॉलेज में प्राध्यापक रहा।
3-4 साल प्राध्यापकी की मैंने पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है वहाँ पे। उसके पश्चात पटना यूनिवर्सिटी में भी मेरा हो गया था अपॉइंटमेंट, करीबन फाइनल जैसा था, परंतु सिद्धांतों के कारण उस समय के वीसी जो थे उनसे थोड़ा विवाद, यानी कि थोड़ा मतभेद हो गया। सिद्धांतों को लेकर था। आंदोलन से उपजे हुए लोग थे हम लोग, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग मिजाज था। हम उस समय होता क्या था कि वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी के थे, इसके अलावा बीपीएससी के भी वो मेंबर हुआ करते थे, और हर दोनों जगह से सैलरी लेना अनइथिकल था, अनैतिक था, परंतु ये लोग लेते थे। उसी के खिलाफ पे हमने केस किया था, और केस में मज़ेदार जो है, मैं और जो कानून मंत्री रहे पटना के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, हम दोनों लॉ साथ साथ किया हम लोगों ने। तो मैं कंप्लेनेंट बना और वो एडवोकेट हुए हमारी तरफ से, और पहला केस उसकी ज़िंदगी का वही मज़ेदार कहानी है। जी जी। जो स्थिति बनी वो अलग बात है, पर उसके लिए दबाव बहुत आया कि आप इस केस को विड्रॉ कर लीजिए तो हम आपको परमानेंट नौकरी में रख लेंगे। परंतु उस समय का जुनून अलग था माथे में कि हम गलत बातों के लिए, गलत कामों के लिए कैसे कंप्रोमाइज़ कर लें। तो ज़िंदगी की शुरुआत इसी ढंग से हुई। उसी का नतीजा हुआ कि वर्षों तक ठोकर खाते रहे। एक तो ये था। दूसरा कि आंदोलन से उपस्थित के कारण मन में देश सेवा की एक ललक थी। पहले तो कोशिश थी कि आरएसएस के प्रचारक के नाते अपना जीवन हम दें और जो भी समाज का काम हो सकता है वो करें, परंतु किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो सका। उसकी भी एक बड़ी लंबी और बड़ी रोचकर कहानी है, तो वह कभी बाद में बात करेंगे उस विषय में। वो हो नहीं सका। नतीजा था कि करें तो क्या करें, सामान्य आमदनी का कोई जरिया नहीं था। तो पटना में ट्यूशन पढ़ाकर हम अपना गुजारा धीरे धीरे कर रहे थे। फिर उसी क्रम में कुछ व्यवसाय के लोगों से संपर्क हुआ, उनके यहाँ काम करके हमने चीज़ों को सीखने की कोशिश की। परंतु उस समय भी समाज सेवा मेरी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी में था। देश के लिए कुछ करना है, ये बात उस समय भी माथे में थी। लोग आज जैसे रोते हैं या फिर कहते क्या कि पहले हम घर बार को संभाल लें, फिर जो है देश की चिंता करेंगे, समाज की चिंता करेंगे, पर ये भाव उस समय भी मेरे मन में नहीं था। उस समय भी था कि हम कुछ न कुछ समाज के लिए हमेशा करते रहे। लोग कह सकते हैं क्या कि आर्थिक रूप से एकदम अति सामान्य स्थिति, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये की आमदनी, और उसके बावजूद वो जुनून उस समय भी बना हुआ था मेरा। ये एक लेकिन बड़ी बात यह है सर कि आप जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, और मतलब जेपी आंदोलन से जितने भी छात्र जुड़े रहे, खास करके जिस तरह से आपने योगदान दिया है, तो सब के सब बड़े राजनेता बन गए। आज के तारीख में तो बहुत बड़े नाम हैं, देश के जाने माने चेहरे हैं। आपके दोस्त रविशंकर जी भी बड़े नाम हैं आज के तारीख में। आप कैसे पिछड़ गए, क्या वजह थी? राजनीति आपको नहीं शुरू? इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं था मेरे को, जरा सा भी न संदेह था मन में। हमको क्या करना है ये तय था। जयप्रकाश जी ने आंदोलन के समय कहा था कि सिर्फ राजनीति ही जो है समस्याओं का समाधान नहीं है। इसलिए आप युवा लोग कह सकता हूँ कि सत्ता नहीं समाज बदलना है, इस उक्ति को उन्होंने बार बार कहा। हम उस समय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तो विद्यार्थी परिषद की भी जो केंद्रीय टीम हुआ करती थी, उनका भी यही था कि हमको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देश को समृद्ध करना है। जो जिस भी रुचि का व्यक्ति है, वो चाहे वो सांस्कृतिक हो सकता है
व्यवसाय हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, जो जिसकी जिस ढंग की प्रतिभा और रुचि है उस क्षेत्र में जाकर उसको बढ़िया करे, ये मन में था। और वही जयप्रकाश जी की वो बात कि सत्ता नहीं समाज बदलना है, ये बात मेरे माथे में घर कर गई थी। करें क्या, ये एक जरूर प्रश्न था। जब सरकारें नहीं कर सकती तो एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है, ये बात मन में चलती रही। परंतु कुछ कुछ जो भी सामाजिक काम हो सकता था, अब आँखों के ऑपरेशन के कैंप्स लगते थे उस समय, उसमें भाग लेना। इसके अलावा जो है बाढ़ वगैरह आता था तो उस समय राशन इकट्ठा करके उनके बीच में बांटना, कपड़े बांटना, जाड़े के समय गर्म कपड़े इकट्ठे करके उनको बांटना। एक मन को एक संतोष उसके कारण मिलता था, परंतु संतुष्टि नहीं थी। हम क्या करें। उसी क्रम में ये बात होगी 1997 की, शायद 1997 में, चूँकि एक ढूंढ ही रहे थे कि हम करें तो क्या करें और ऐसा करें जो कि कोई विशेष क्षेत्र में हम एक सफलता दिला सके, समस्या से दूर करा सके। संजोग की बात है कि 1997 में या 96 में रहा होगा, सीताराम केसरी जी कांग्रेस के बड़े नेता रहे और उस समय वो वेलफेयर मिनिस्टर थे केंद्र में, सामाजिक न्याय के मंत्री थे। उन्होंने अपने मित्र होंगे थे उनके आरा में, उनको उन्होंने कहा कि मेरे पास फंड के रूप में 10 लाख रुपए हैं, हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर अभी तक कोई कैंप दिव्यांगों के लिए नहीं हुआ है, वो कैंप यहाँ पर कराना चाहते हैं, आप तैयार हो तो बताओ। पैसा हम देंगे, सामान हम देंगे, परंतु करने वाला कोई कोऑर्डिनेटर कोई चाहिए। तो वो भी बुज़ुर्ग सज्जन थे, उन्होंने हमको बुलाया, हम गए, हम सहर्ष मैंने स्वीकार किया कि ज़रा देखें तो सही, एक बड़े आर्थिक ये परेशानी तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास तो पैसे थे नहीं उस समय, परंतु अवसर मिल गया था मुझको। पटना के नाला रोड में आरोग्य मंदिर है, वहाँ 10 दिनों का कैंप हमने लगाया दिव्यांगों के लिए और पूरे बिहार भर में रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया कि कौन भी किनको क्या ज़रूरत है, इसके लिए हम कैंप करेंगे। वो कैंप 10 दिनों का था और करीबन 5000 के करीब रजिस्ट्रेशन पूरे बिहार के हर ज़िलों में हुए थे। उस एक कैंप में 2640 लोगों को, चूँकि ये नंबर आज भी याद है मुझको, 2640 लोगों को आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर अपने पैरों पे खड़ा किया था। तो उस समय के लिए दूरदर्शन का परख सीरियल आता था, काफ़ी फेमस था। रेणुका साहनी और उनके जो हाँ वो मैं भूल रहा हूँ, रेणुका साहनी मुझे याद हैं, वो परख किया करती थी, बहुत ही फेमस था। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे। तो यहाँ पटना के एक पत्रकार होते थे, उसमें उन्होंने पूरी टीम के साथ उस कैंप में आए थे और हमारा इंटरव्यू और क्या करते हैं इसको लेकर, और परख सीरियल पर वो प्रसारित हुआ, अनेकों बार हुआ, उनके नेशनल चैनल पर भी और इंटरनेशनल चैनल पर भी। और उस समय उन्होंने कहा क्या कि शायद एशिया का सबसे बड़ा कैंप है, जिसमें कि एक कैंप में 26 से 40 लोगों को लिम्स दिए गए, एक आशा की किरण के रूप में बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये तब हमको लगा कि हाँ, ये ऐसा फील्ड है कि इसमें कुछ शुरुआत की जा सकती है। सन 1999 17 दिसंबर 1999 को कंकड़बाग में एक छोटे से गैरेज में, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा जो हम जहाँ बैठे हैं, उस गैरेज से शुरू किया लिम्स बनाना। आर्टिफिशियल लिम्स की मशीनें लगाई, उसके टेक्नीशियन को बुलाया और शुरुआत की। संयोग से 2000 में या 2001 में
गुजरात के भुज वगैरह में भूकंप आया था, उस समय हमारी टीम वहाँ गई थी और 260 या 62 लोगों को लिम्स बनाकर दिया था। तो ये एक शुरुआत उस समय से हुई। फिर लगा क्या कि बिहार में उस समय तक या आज तक स्थिति ये थी कि किसी का पैर कट जाए, किसी का हाथ कट जाए, कोई पोलियो ग्रस्त है, तो वैसे बच्चों को घर का बोझ है, क्योंकि उनके लिए जो इलाज होना चाहिए उसकी सुविधा अपने बिहार के अंदर नहीं रही है। हमने कोशिश की और चाहते हैं कि वैसे बच्चों का इलाज, वैसे एम्प्यूटीज़ का जिनके कटे हुए हाथ पैर हैं, उनको हम अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। वो जगह बहुत छोटी हो गई थी कंकड़बाग की। उसके बाद हमने और बड़ी जगह की तलाश करते रहे, तो अभी फ़िलहाल पहाड़ी पर जो नया बस स्टैंड बना है उसके ठीक सामने 5 मंजिला अस्पताल है और उस अस्पताल से अभी तक 45,000 लोगों, 1,10,000 लोगों को तो मैंने जांच किया है। 45,000 लोगों को जिनके हाथ पैर कटे थे उनको लिम्स बनाकर दिया है और आज की तारीख में वे सब अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ न कुछ कर रहे हैं। ज़िंदगी में एक उत्साह उनके आया है। इसके अलावा करीबन 11,000 बच्चे जो डिफॉर्मिटी के शिकार रहे, अब पोलियो के मरीज नहीं आते। पोलियो पर विजय पाली है हम लोगों ने, हाँ, परंतु जो बच्चे पैदा होते हैं, हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, वो चौपाया होकर चल रहे हैं, इन सब बच्चों का हम ऑपरेशन करके उनको सीधा करते हैं और करीबन 100%, 99% ठीक होकर जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हमको यहाँ पर एक अस्पताल है सिसरो, वहाँ जाना है। हमारे एक मरीज, उसके माँ बाप ईंटा ढोते हैं, ये बालू ढोते हैं, ईंटा ढोते हैं, इस ढंग के मज़दूर हैं वो। उनकी बेटी है 15 साल की, उसका पीठ जो है, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होकर एस की तरह घूमी हुई है, तो कुबड़ी होकर अजीब ढंग से वो चलती है। तो हम लोगों ने करीब 6 महीना पहले से हमारे यहाँ आई थी, तो मन में था कि यदि इस बच्ची को ठीक करा दें तो शायद जी एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल उसके लिए तो, और चूँकि यहाँ पर उस हॉस्पिटल में अच्छी बात क्या है कि जो चौपाया होकर आई या जिनके पैर छोटे बड़े थे, उन सब को मल्टीपल ऑपरेशंस करके, और इसके अलावा एक ऑपरेशन का सिस्टम है, एलिजा रोप सिस्टम, रशियन सिस्टम है, उससे हम पैर को 3 इंच से 4 इंच तक लंबा कर सकते हैं। इन सब को करके हमने करीब 40-50 लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा किया है। उसकी शादियां हो गई हैं, आती हैं तो इतना खुश होकर आती है, पर ये कहती है कि हमारे ससुराल वाले को मत बताइए कि कैसे थे पहले। तो लगता है कि जो है भगवान ने कोई माध्यम दिया है जिसके माध्यम से इनकी सेवा हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में बिहार के अंदर, बिहार के पूरे देश भर में मेंटली रिटार्डेड बच्चों की बड़ी संख्या है, मानसिक विकृति के शिकार, जिनको अपना सेंस नहीं होता, लार टपक रही है, घर में पहचानता नहीं है, बोल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। इन सब के भी इलाज को हमने शुरू किया और करीब हज़ारों बच्चे पहले की अपेक्षा बेहतर हो सके। ये एक तो वो सुख भी जो है उनके माँ बाप को जो मिलता है, वो देखकर हम लोग खुद समझते हैं कि भगवान ने जो है बहुत बड़ा काम किया। अब जो बच्चा कभी बेड से उठा नहीं, अब वो बैठ जाता है, 10 कदम चलता है, पहले मुस्कुराता नहीं था,
अब मुस्कुराने लगा है। पहले लिक्विड खाता था, अब सॉलिड खाने लगा है। अब जाते हैं तो प्रणाम करता है। तो ये आनंद जो है, लगता है कि हमने कुछ जो है प्रभु की कृपा से कुछ उनके लिए किया है। पर जिस बड़ी मात्रा में हमको करना चाहिए वो हम आज तक नहीं कर पाए हैं। ये बात सही है कि पटना सिटी का जो विधानसभा क्षेत्र है, हम आज से 20 साल पहले इस पूरे क्षेत्र को दिव्यांगता मुक्त किए हैं। जो शारीरिक से दिव्यांग रहा है उनको हम आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर और अपने पैरों पे खड़ा किया है। अभी हमने कोशिश की है, कोशिश का लगातार मेरा संकल्प है 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार। मतलब ये है कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जिनको आर्टिफिशियल सपोर्ट के सहारे खड़ा किया जा सकता है, तो हम उस अभियान के लिए लगे पड़े हैं और चाहते हैं कि बिहार में एक व्यक्ति भी ऐसा न बचे जिसको कि हमारी इस सुविधा के साथ वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, खड़ा हो जाए। ये खुशी अभी विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी से बातचीत हुई। हमने कहा कि आप अपने लेवल पर जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उनको एक पत्र आप अपने लेटर पैड पर भेजिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि इस संस्था के साथ मिलकर आप अपने क्षेत्र को दिव्यांगता मुक्त कीजिए। परंतु राजनीतिज्ञ के लिए ये सब काम जैसे चाहे तो फालतू काम समझ में आता होगा या फिर जो है संवेदनशीलहीन है, ऐसा ही मैं कह सकता हूँ। मेरी इच्छा है, हम प्रयास में लगे हैं। बिहार के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ कुछ करते हैं, उन सब से मैंने अनुरोध किया है कि आप हमारे साथ आइए। आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप मरीज हमको भेजिए। एक एक पंचायत के मुखिया से अनुरोध करते हैं कि वो अपने पंचायत को विकलांग फ्री करें, हमसे सहायता लेकर। हम तैयार हैं। कुछ लोगों ने किया, संपर्क में है, लगातार करने की कोशिश भी वो करते हैं, परंतु और बड़े रूप से हम चाहते हैं कि हम कर पाएँ। मेरे अस्पताल का एड्रेस बहुत सीधा सा है। वो ये कि आजकल पटना में जो बस स्टैंड नया बना है बैरिया में, वहाँ से पूरे बिहार के लिए बसें जाती है। कलकत्ता दिल्ली के लिए भी बस वहीं से जाती है। उसी के ठीक सामने एक 5 मंजिला अस्पताल है, भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल। बस वहाँ आने की ज़रूरत है, किसी की कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं है। उनके इलाज की जो भी बेस्ट व्यवस्था हो सकती है वो करने की कोशिश करते हैं। उनके रहने खाने पीने की भी व्यवस्था हमारे पास पूरी तरह से। इवन बहुत सारे मरीज इतने निर्धन हैं कि उनके पास आने या जाने के लिए भी पैसा नहीं होता, परंतु उनको भी हम जो है, यदि जाने लायक पैसा नहीं है तो इलाज के बाद उनको घर भेजने की भी व्यवस्था हम करते हैं। तो ये जितना कोशिश होती है कि हम उनको कि ये मरीज नहीं हैं, भगवान के भेजे हुए जो है वैसे दूत हैं जिनके माध्यम से भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं। यही मन में भाव रहता है। आप भी आएंगे तो किसी 5 स्टार इस ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अच्छा आपको दिखेगा। वैसी साफ़ सफाई, वैसे रहने की व्यवस्था, और जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले जयपुर फुट का नाम सुना होगा आपने, परंतु वो 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीज के चाल में मरीज को ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा खूबसूरत दोनों ही चीज़ें दिखती मिलती हैं।
उसके कॉस्ट में और इसके कॉस्ट में तिगुना या चौगुना का अंतर भी है, परंतु हम चाहते हैं कि बेस्ट जो संपन्न व्यक्ति अपने बेटे के लिए सोचता होगा वो उस निर्धन व्यक्ति के लिए हम देना चाहते हैं, उसमें कोई कोताही हम नहीं करते है। और लोगों को लगता होगा कि इन्होंने बहुत काम किया है, जैसा आपने भी शुरू में कहा कि एक समाज सेवा में बड़ा नाम है। सच बताऊं तो लोग क्या सोचते हैं इससे मतलब नहीं है। हमको ये लगता है, रात में नींद नहीं आती, छटपटाहट होती है कि जो मिशन हमने तय किया है कि बिहार का एक व्यक्ति भी दिव्यांगता का शिकार न रहे, तो चाहते हैं क्या कि ये सपना पूरा हो और हम सब लोगों तक पहुंच सके और उनकी सेवा कर सके। अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं, सही बात है। अब जो जगह है हमारे पास, वो जगह भी बहुत छोटी हो गई है, हमें और बड़े जगह की ज़रूरत है। लगता है कुछ दिन पहले बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने अभी मस्तीचक में एक आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर घोषणा की कि उनको वो ज़मीन देंगे। क्योंकि मेरी जानकारी में था कि पिछले 20 साल से सरकार ने किसी भी संस्था को कोई ज़मीन नहीं दी है, परंतु अभी सुना तो लगा कि एक आशा की किरण जगी है कि हम लोग भी पहल करें और इस दिशा में उनसे सहयोग मिल सके। आपको अच्छी बात ये बताएं कि आज से 14 साल पहले, 14 साल हो गए या 15 साल हो गए, हमारा जहाँ पर अस्पताल है उस रोड में इकलौता अस्पताल हमारा ही था। कोई बिल्डिंग नहीं थी, सिंगल रोड होता था, गया जाने का वही रास्ता है। नीतीश जी उधर से गया जाते थे तो पूछते थे कि इस बिल्डिंग में होता क्या है। नंदकिशोर यादव जी ने बताया कि इस तरह ये लोग कृत्रिम पैर हाथ बनाकर लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। तो उनके लिए आश्चर्य था कि बिना पैसे के, बिना सरकारी सहायता की कैसे चलता है। तो बोले हम आना चाहते हैं। हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया और आने के बाद वो इतने अभिभूत हुए, किसी भी चीज में वो मतलब हिंदी हिंदी की भाषा भाषा उसकी बड़ी आजीवन रिच है, बहुत समृद्ध है। तो काम का प्रभाव इतना ज़्यादा उनके मन मस्तिष्क पर था, वही हमारे लिए अच्छी बात थी। परंतु मुख्यमंत्री हैं, बिहार चलाना है, अलग अलग ढंग की समस्याओं से जूझना है, परंतु अभी तक सरकार का कोई सहयोग हमको नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि सरकार का सहयोग मिले और एक मिशन के बतौर पहल हो, और जो संकल्प है सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी दिव्यांग जो है वो उपेक्षित और परिवार पर बोझ न बने, वो अपने पैरों पर खड़ा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। परंतु हम उसको करने को तैयार हैं। सरकार मेरे साथ MOU साइन करके 5 साल 7 साल के समय तय करके उसको पूरा कर सके। हम सक्षम हैं इस काम को करने में अच्छे ढंग से। इसलिए जो है बार बार मेरी कोशिश है कि हमारे साथ आएं और इस काम में भागीदार बने और बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में खड़ा कर सके। ये बात ठीक है, परंतु एक बात और है, हम होते कौन हैं इन चीज़ों को करने वाले। हमको लगता है कि प्रभु की कृपा है, वो माध्यम चुनता है, तो ये अवसर उसने हमको भी दिया है। हम जैसी जो टीम है
उसको दिया है। हम लोगों के माध्यम से एक तो क्या अच्छी बात बताए कि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ किसी से 100 रुपया लेना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर मेरे इस काम में जब जिसके आगे जितनी ज़रूरत होती है उतना पैसा समाज से मिल जाता है। जब जैसी पहल करते हैं, यदि हमने प्रोजेक्ट बड़ा 5 करोड़ का बना लिया तो मुझको विश्वास रहता है कि ये पैसा हमको समाज से मिल जाएगा, और ये पूरा होता भी है। आज तक हमको अभाव में भी कमी कभी नहीं हुई है, जितना चाहा है उतना हुआ है। नहीं, उसके बाद 1-2 बार ज़रूर की गई, परंतु कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, परंतु देश हित में कहता हूँ कि वो प्रपोजल्स आते रहे कि आप कीजिए, परंतु उसमें कमीशन खोरी कहीं न कहीं जो है जिक्र आता रहा, तो उस दिशा में जाना नहीं था। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसी पर हमने कंसंट्रेट किया है। हम ठीक है कि दूसरे की बुराई हम करते रहे, आलोचना करते रहे, तो ये जब पूरे कुएं में भांग गिरी भी हो, मिली भी हो, तो सबको तो वही भांग मिलेगी। प्रपोजल देते हैं, सरकार की निगाह में है। आज भी जितने मंत्री हैं उनके क्षेत्र का कोई भी दिव्यांग होता है तो वो सरकार के यहाँ नहीं जाते हैं, मेरे यहाँ भेजते हैं। ये बहुत सारे मंत्रियों का ये जो है यानी कि अनुभव है, और बड़े आनंदित होते हैं कि वहाँ हम भेजेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और होता है। परंतु सरकारी स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत की बात की है, विकसित बिहार की बात हम करते हैं कि कोई भी व्यक्ति न निर्धन हो, न अपंग हो, शिक्षित सब हो, सबको जो है आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी हो, सबको रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा हो, निरोगी हो, इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उस दिशा में प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है, बाकी किया है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम बिहार को दिव्यांगता मुक्त कर सकते हैं, और इस दिशा में पहल करते हैं तो 10-15 करोड़ 20 करोड़ रुपए कुल मिलाकर 5-7 सालों में लगेंगे, परंतु बिहार का चेहरा बदल जाएगा, और हम भी कह सकेंगे कि देश के अंदर बिहार ऐसी स्टेट है जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं होती। हम कह सकते हैं कि बिहार मानवता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रांत के रूप में है। आज इसकी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति हमने स्थापना नहीं की है, ये जयपुर की संस्था है। हाँ, ये उस समय सहयोगी बने थे जो पहला कैंप किया था, उस समय सहयोगी थे। इन्हीं के माध्यम से, चूँकि टेक्नोलॉजी टीम सब चीज़ें इनके पास थी, इनके माध्यम से वो कैंप हम पूरा कर पाए थे। परंतु वो बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है वो, और आज भी बहुत बड़े रूप से काम कर रही है।
मेरी यात्रा मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरी यात्रा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अभी तो शुरुआत हुई है। 25 सालों में हम 5% 7% ही कर पाए हैं। 95% अभी भी उपेक्षित है जहाँ हमको जाना है। इसलिए ये यात्रा लंबी है। गति हम बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी गति को तिगुना चौगुना 5 गुना करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सक्षम हैं। परंतु आर्थिक अभाव ये एक बड़ा कारण है। उसमें सरकार का सहयोग, बड़ी कंपनियों का सहयोग, CSR का सहयोग, ये हम चाहते हैं। हम अपने आज यदि 2000 लोगों को दे रहे हैं, 2500 लोगों को दे रहे हैं, तो अगले साल हम 4000 लोगों को, उसके आगे 8000 लोगों को, ऐसा करके हम करने की मनस्थिति में हैं और सक्षम है। सक्षम है, ये एक बड़ी बात है। टीम है और काम करने का जो टेक्नोलॉजी, टीम, बाकी सब, वो सब मेरे पास है। और कोई कमी होगी तो उसको हम इमीडिएट उसको एक्सपांड कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। ये स्थिति। मैं एक बात और बताऊं, ये तो मैंने कहा है शारीरिक दिव्यांगता को लेकर। मानसिक दिव्यांगता को लेकर लगातार हमारे पास जो मरीज आते हैं, उनके बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके माँ बाप समझते हैं कि मैं यहाँ आया, इतना उनको विश्वास होता है कि यहाँ आया तो मेरा बच्चा ठीक होकर जाएगा। हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है। पहले की अपेक्षा बेटर हो सकता है, परंतु पूरी तरह ठीक होगा, ये अभी तक वो स्थिति नहीं बनी है। उन बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए हम एक बड़ा अस्पताल खोलने की तैयारी में चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने 1 एकड़ ज़मीन देने का वादा भी किया है। वो जैसे ही वो ज़मीन मिलती है, मैं वैसे बच्चों के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल शुरू करने जा रहा हूँ। हमारी प्लानिंग का ये बड़ा हिस्सा है और इमीडिएट, ये कोई 10 साल के बाद करेंगे ऐसा नहीं है। आज हमको वो ज़मीन मिलेगी, अगले साल तक हम वहाँ चालू कर देंगे। इस स्थिति में होता क्या है कि जिस घर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उनके माँ बाप गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। साल 2 साल तक तो डॉक्टर्स का इलाज कराते हैं, उसके बाद थक हार कर कहते कि नियति को यही मंजूर है, भगवान ने दिया है, तो उसी को जो है वो अपना प्रसाद मानकर और उपेक्षा के साथ उन बच्चों का ज़िंदगी चलता है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान वो नहीं दे पाते। हमने कोशिश की है कि वैसे माँ बाप और उस बच्चे के साथ रहकर हमारे यहाँ हम उनको महीने भर की 20 दिन की ट्रेनिंग देके इन बच्चों के साथ घर के अंदर आपको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस ढंग की दवाइयाँ चलेंगी, किस ढंग की थेरेपी चलेगी, किस ढंग का उनका जो मेंटल सेटअप है वो खड़ा होगा, ये सब चीज़ों को हम उसमें करना चाहते हैं। आज पूरे बिहार के अंदर सरकारी स्तर पर ऐसी सुविधा नगण्य है, और यदि थोड़ी बहुत होगी भी तो वो कह सकता हूँ कि संवेदनशीलता के अभाव में किसी काम की नहीं है। और ये आप कल्पना करें कि लाखों बच्चे जिन घरों में ऐसे पैदा हुए हैं, उस घर की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। वो फिर किसी दूसरे काम के लायक नहीं रह जाता है। इवन संपन्न घर में भी वैसे बच्चे, तो उसको भी जो है उस घर की दशा बदल जाती है। हमको पता, जानते हैं हम कि बच्चे की उम्र हो गई 25 साल, उसकी माँ उन 25 सालों में घर के किसी फंक्शन में, शादी हो, विवाह हो या और भी कुछ काम हो, घूमने जाना हो, कहीं नहीं गई है, उस बच्चे की सेवा में रही है। ये स्थिति हज़ारों परिवारों की है। एक बड़ी समस्या है। इस दिशा में कोशिश है कि हम कुछ कर सकें।
जो है पूरे देश भर के पायदान में एकदम सबसे निम्न स्तर पर है, नहीं के बराबर है, ऐसा कह सकता हूँ। परंतु पिछले 10 सालों के लगातार कोशिश के बाद अब स्वैच्छिक रूप से दान देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लोग फ़ोन करते हैं कि मेरे यहाँ डेथ हो गई है, हम कॉर्निया दान करना चाहते हैं या और अन्य अंगों का दान करना चाहते हैं, तो आप करवा दें। ये सिलसिला बढ़ा है और अभी पिछले 4-5 सालों के अंदर कुल मिलाकर 1600 कॉर्निया दान के रूप में मिला है। 1450 करीब वो लगा है जो अंधेपन के शिकार थे। तो ये शुरुआत हुई है, यात्रा ये भी लंबी है, बड़ी है, क्योंकि हर साल कह सकता हूँ कि किसी को किडनी की ज़रूरत होती है तो 75,000 किडनी हर साल चाहिए। वैसे ही लीवर चाहिए, हार्ट चाहिए, इन सब की ज़रूरत है। परंतु डेथ भी होती है। हम यदि सिस्टम डेवलप कर सकें तो जिसको जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता, परंतु जाते जाते भी वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। ये एक बड़ा जो है माध्यम बनने वाला है। हम लोगों के प्रयास से बिहार के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आई बैंक नहीं था, वो चालू हो पाया। हर जगह के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सरकार ने आई बैंक शुरू किया है और उसको चलाने का वहाँ मोटिवेट करके लोग खड़े हो पाए। इस दिशा में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे द्वारा, हम लोग के द्वारा लगातार चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले 10 अगस्त को बिहार के माननीय राज्यपाल जी ने भी देहदान का संकल्प हमारी संस्था के साथ लिया है। ये एक बड़ा मैसेज है समाज के लिए कि मृत्यु के पश्चात आपके घर वाले जो पूरी ज़िंदगी आपकी कमाई खाते रहे, आपके लिए सब कुछ चिंता करते रहे, आपकी डेथ के बाद वो भी 2 घंटा ज़्यादा घर में नहीं रखते, उनको दाह संस्कार करना ही है। तो जाते जाते मृत्यु के पश्चात आपका ऑर्गन जो भी काम में आता है, क्यों नहीं दान करें। एक नया भारत, एक नया खुशहाल भारत बनाना है तो ये किया जा सकता है। विदेशों के अंदर इसकी प्रक्रिया है। उन लोगों को जो भी ऑर्गन डोनर्स होते हैं उनको ऑर्गन डोनर कार्ड दे दिया जाता है, ताकि वो जब भी कहीं भी डेथ हो तो यदि उनके पॉकेट से कार्ड निकला तो हॉस्पिटल फ्री है कि उनके ऑर्गन्स यदि काम में आते हैं तो ले सकता है, और जो वंचित है, जिसको ज़रूरत है, उसको वो दे सकता है। तो ये स्थिति चलती है। जी जी, ये तो लगातार अभी 38 ज़िले में से 28 ज़िले में हमारी समितियां हैं और ये शुद्ध रूप से मानवता का काम है, कोई राजनीति इसमें नहीं है। वैसे ही लोग जुड़े हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। हमारा वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन को लेकर फॉर्म है, उसको फिलअप करके ऑनलाइन आप भेजेंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके पास चला आएगा। ये एक सिलसिला शुरू किया है और बिहार के अंदर भी ये अब धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले रहा है। अभी नहीं, 4 साल 5 साल और लगेंगे। एक बड़ा अभियान ये लेने वाला है। दधीची ऋषि जो है, उन्होंने अपने देह का दान किया था ताकि जो राक्षस दैत्य थे, दानव थे, उन लोगों के संहार के लिए ऐसे अंगों की ज़रूरत थी जो किस
अस्त्र बनाकर जो है उन लोगों का संहार किया जा सके। तो इन्होंने अपने शरीर का हड्डियों का दान किया था और उससे अस्त्र बना और विजय पाया गया। तो इतना बड़ा दान मानवता के लिए उन्होंने किया। अच्छा, वो साका जी जी, ऐसा बिहार अध्यात्म, अहिंसा और शाकाहार। हम जैन होने के कारण ये मानकर चलते हैं कि प्रकृति प्रेमी हर व्यक्ति को होना चाहिए। प्रकृति में सबको जीने का अधिकार है, सिर्फ मानव को ही नहीं, प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं सबको जीने का अधिकार है और उस जीने के अधिकार को आप वंचित नहीं कर सकते। हमारी कोशिश होती है कि एक और पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर हिंसा का संचार हो रहा है, मांस और मदिरा बढ़ती जा रही है। हम अपने आचरण को शुद्ध करें। अपने यहाँ कहा गया है ना कि जैसा खाना होगा वैसा स्वभाव होगा, ये कहा जाता है। तो यदि हिंसक स्वभाव होगा, हिंसा से पाई हुई चीज़ें आप खाएंगे तो आपका स्वभाव भी हिंसक होगा। आप रोज़ मछली मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो एक विकृत समाज का निर्माण होगा। और ये अधिकार आपको दिया किसने कि आप किसी भी प्राणी की हत्या करके आप खाएं। सिर्फ यही एक अंतर है ना कि वो बोल नहीं सकता है और आप बोल सकते हैं, तो आपको अन्याय करने का अधिकार नहीं है। और दूसरा कि ये मानव शरीर है, एक विश्व यानी कि प्रकृति में एक बुद्धिमान मानव को माना जाता है क्योंकि उसके पास सोचने और समझने की ताकत है। जब अच्छी बात आपके ध्यान में है, आपकी जानकारी में है, तो आप जो है निकृष्ट व्यवहार क्यों करते हैं। अभी 5-7 दिन पहले पैगंबर साहब का जन्मदिन था, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ मैंने इस बात को कहा कि आप बकरीद के समय में करोड़ों बकरियां ज़बह करते हैं, मारते हैं, काटते हैं धर्म के नाम पर। क्या अल्लाह ताला ने कहा है कि मूक प्राणी को आप काट लो? उन्होंने नहीं कहा है। हम अपनी सुविधा के अनुसार हमने वही कहा कि आप ये बताइए कि ये कहाँ से कथा आपके यहाँ है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो आपका सबसे प्रिय चीज़ है वो दान में दे दो। तो बच्चे को, अपने बेटे को सबसे प्रिय था, वही दान में दिया और जैसे ही उसको ज़बह करने की स्थिति आई तो वह हटा और उसकी जगह बकरा आ गया। यही तो आप कहते हैं, परंतु ये बनाई हुई घटना है। कभी भी अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि किसी मूक प्राणी की आप हत्या करो और उसी को आपने जो है, तो क्यों नहीं, अब ठीक है एक परंपरा के रूप में धार्मिक मान्यता आपने दे रखी है, उसको थोड़ा चेंज करने का प्रयास करें। नया भारत बनाना है तो नई सोच भी आपके बीच आनी चाहिए। आप नारियल को लेकर और उसी को आप ज़बह कर दिखा दीजिए, आपका एक वो एक रस्म जो है वो पूरी हो जाएगी और करोड़ों प्राणी का जीवन दान मिल जाएगा। तो ठीक है, हमने कहा कि आप विचारिए, इसको धार्मिकता से मत जोड़िए, मानवता से जोड़िए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कुष्ठ रोग का जो कानून अपने देश के अंदर रहा है वो 125-150 साल पुराना रहा है और उस कानून के तहत
ये था कि जो कुष्ठ रोगी हो गए उनको गांव से बाहर एक अलग बस्ती होगी जिसमें उनका रहना होगा, उनको खाना पीना भी वहीं मिलेगा। वो सामान्य बस्तियों के अंदर, गांव के अंदर नहीं जा सकते हैं, उनके पानी पीने के लिए कुआं भी अलग होगा। ये प्रोविज़न रहा है। शादी विवाह की एक बड़ी समस्या उनके साथ रही है। दूसरा क्या कि उस समय तक हाथ पैर जो गल जाते थे उसके लिए भी प्रॉपर उपचार की स्थिति नहीं थी, पर अब इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया गया है। जहाँ तक शरीर गला है वहीं तक वो रुक जाता है, इलाज के बाद आगे नहीं बढ़ता है। अब ये छुआछूत का रोग नहीं माना जाता, परंतु कानून वही का वही है। उसका नतीजा है कि उस समाज में जो बच्चे पैदा हुए हैं, लड़का हो या लड़की, स्वस्थ है, किसी चीज़ की दिक्कत उनको नहीं है, उनमें कोई कुछ रोग का कुछ ज़रा सा भी लेस मात्र भी अंश नहीं है, उसके बावजूद वो उपेक्षा के शिकार और समाज से हीन दृष्टि के शिकार होते हैं। इसके कारण नतीजा ये होता है कि वो लोगों के बीच ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माताजी हैं, ये नहीं कहते। इवन उनकी डेथ होने पर उसका दाह संस्कार करने भी उनके अपने बच्चे नहीं जाते। तो एक सामाजिक विद्रूपता की स्थिति है। तो क्यों नहीं जो है उन कानूनों को जो जिनके कारण ये परेशानी आज भी खड़ी है उसको दूर किया जाए। सरकार ने भी बहुत सारी कोशिशें यानी सोच अपनी डेवलप की और अब जाकर 6 कानून केंद्र सरकार से मिलकर हमने हटवाए। वो कानून के बाद यह है कि अब उनके बच्चे शादी कर सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है लागू हुई, जो एक सामाजिक परिवर्तन का बड़ा आधार है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को भी, अमित शाह जी को भी, बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था आज से 2 साल पहले कि इन कुष्ठ रोगियों को के पास अपनी आवाज़ नहीं है और माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि वो रोए नहीं। इनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो हमने कहा कि इनकी एक बड़ी समस्या है घर। भारत सरकार जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबों को घर दे रही है तो इनको भी दे रही है। तो क्यों नहीं पूरे देश भर का सर्वे कराकर और ख़ासकर बिहार का सर्वे कराकर कुल मिलाकर जितने भी होंगे 5,000 8,000 घर, 50 30 40,000 घर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतने लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इन लोगों को घर आवंटित किया जाए ताकि लोग कह सकेंगे कि ये सरकार पहली बार संवेदनशील है और वैसे की चिंता कर रही है जिसका कोई आवाज़ नहीं। अभी परसों ही मैंने बिहार के यानी कि ग्रामीण कार्य मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, उनको लिख कर भेजा है कि अभी चुनाव का समय है, कम से कम आप घोषणा तो करें कि बिहार के अंदर जितने भी कुष्ठ ग्राम हैं, कुल मिलाकर 80 के करीब है, 80 में यदि एक एक गांव के अंदर 60 70 80 परिवार भी हम मान लेते हैं तो 7-8 हज़ार मकान आपको देना पड़ेगा। पर आप बाद में भी देंगे, नियम पॉलिसी के मुताबिक आप बाद में भी देंगे, परंतु यदि पहले आप दे देते हैं तो इतना बड़ा संदेश जाएगा पूरे समाज के अंदर कि पहली बार किसी सरकार ने ऐसा कुछ किया है। तो ये कि हाँ, और कर सकते हैं, इसमें न उनको अलग से पैसे की ज़रूरत है, पैसा बजाबता वो देने ही वाले हैं। प्रायोरिटी चेंज करेंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा। देखकर दहल जाएंगे उनकी स्थिति को देखकर। मुजफ्फरपुर ये बख्तियारपुर में बस्ती है, नीतीश जी का घर भी वहीं है। नीतीश जी के घर से 500 मीटर दूरी पर वो बस्ती है, रेलवे कॉलोनी के बगल में। मैं गया था वहाँ पे, उन सब लोगों ने शराब, मांस मछली तो खाते होंगे, शराब या
इन सब चीज़ों भीख मांगना, ये सब चीज़ बंद कर दी उन लोगों ने। और बंद करने के बाद परंतु उनकी आवाज़ डीएम तक नहीं पहुंचती तो ऊपर तक कहाँ पहुंचेगी। उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि यदि ऐसा कुछ करा सके तो बड़ी बात होगी। तभी अपने नीतीश जी को लिखकर भेजा भी था। सिंपल सा बात है, कर लेंगे तो कितनी बड़ी बात होगी जिसका अंदाज लगाना मुश्किल है। पूरे देश में जाएगा। जैसे नीतीश जी ने लड़कियों के लिए आरक्षण किया, लड़कियों के ऊपर विशेष प्राथमिकता दी है, वैसे ही इसमें भी करेंगे तो एक बहुत बहुत सुंदर मैसेज आएगा। चलिए, एक बहुत मौलिक सवाल है ये। देश का विकास विनाश के लिए हम करें कि प्रकृति केंद्रित विकास के लिए करें, जहाँ पर कि आने वाली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी तो चली जाएगी परंतु आने वाले बच्चे, उनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और जो है हवा, पानी और शुद्ध भोजन, ये तीन चीज़ मिलना चाहिए ताकि जीवंत रह सकें बच्चे। आज इन सब चीज़ों का जो है अभाव हो रखा है। सब लोग यानी कि सुविधा के दौड़ में लगे पड़े हैं और प्रकृति से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज पानी खरीद के पीना पड़ता है, वो भी शुद्ध है कि नहीं है इसकी चिंता करनी पड़ती है। तो क्या हम आने वाले पीढ़ी को कैसा भारत देने वाले हैं, इस चिंता के साथ, इसलिए कैसी जीवन शैली हो, किस ढंग की पढ़ाई हो, सांस्कृतिक विरासत कैसे हमारी अक्षुण्ण रह सके, भारत विश्व गुरु कैसे हो सके। दूसरा कि विकास का पैमाना जीडीपी सिर्फ न हो, विकास का पैमाना, जिस समय आज से हजारों साल पहले लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो उस समय जीडीपी तो आधार नहीं था। तो क्यों नहीं नया भारत बनाने में इन चीज़ों को भी प्राथमिकता दी जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने G20 के लिए स्लोगन दिया था, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये पूरे विश्व के लिए है, खाली हमारे लिए नहीं। इसलिए इस दिशा में हम सबको चिंता करने की ज़रूरत है। आज पोल्यूशन से हर शहर के अंदर पोल्यूशन का रेंज जो है दिखाया जाता है। बहुत बार स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ते हैं, सबकी शरीर, स्वास्थ्य, फेफड़े बेकार होते जा रहे हैं। तो विकास का पैमाना क्या होगा, इसको एक बड़ा विषय है, इस दिशा में चिंता करने की जरूरत है। हाँ, आंदोलन है ये रचनात्मक और देश बचाने का आंदोलन है, रचनात्मक आंदोलन है, प्रकृति केंद्रित विकास का आंदोलन। पहली बात कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था। 25 जनवरी को फ़ोन आया कि आपका टीवी पर जो है समाचार आया। 26 जनवरी को घोषणा होती है, 25 तारीख को शाम के समय टीवी पर समाचार आते हैं। उसी समय जानकारी मिली कि मुझे भी मिला है। तो हम तो खुद सरप्राइज थे कि हमने कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं किया है, परंतु सरकार ने चुना है तो एक अच्छी बात है। हम इसको जो है कोई बहुत बड़ा काम किया है ऐसा करके कभी नहीं लिया, और सम्मान मिलेगा इसके लिए भी नहीं किया। मिल गया अच्छी बात है, मिल गया तो हम ये मानकर चलते कि हमारे सेवा के काम को यश मिला है, और ये यश के माध्यम से काम की
संख्या और बढ़नी चाहिए और बड़े रूप से होनी चाहिए। ये हमने ये सकारात्मक या पॉजिटिव मिजाज के साथ ही लिया है। उसके कारण कोई दंभ या कोई अहम जरा सा भी मेरे मन में तो नहीं है। हाँ, नहीं वो स्वाभाविक है। तो घर परिवार वाले तो खुश होंगे ही होंगे, क्योंकि एक सामाजिक क्षेत्र का बड़ा सम्मान तो माना जाता है। और अब तो जो प्रक्रिया प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, कहाँ कहाँ से चुन चुन कर आदिवासी क्षेत्र से अनपढ़ महिला, परंतु समाज के लिए उसका योगदान, उसको उन्होंने नोटिफाई किया है, उसको जो है रेखांकित किया है, उनको सम्मान दिया है। तो ये एक नया भारत बनाने की दिशा में उनका योगदान बड़ा है, यही हम कह सकते हैं। खैर वो तो अलग विषय है। इतना जरूर चाहते हैं कि इन कामों में सरकार सहयोगी बने बड़े पार्टनर के रूप में, और इन चीज़ों को दूर करने में उनका योगदान बड़े रूप से मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। और आने वाला बिहार के आने वाला पूरा देश बिहार को एक अलग नज़र से देखे कि हमारा बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहाँ हम को शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती थी। हमारा बिहार विकसित बिहार, स्वस्थ और समर्थ निरोगी बिहार के रूप में हमारी पहचान हो, यही हम कह सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कि लोग कहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, ये शब्द के लिए मैं विरोध करता हूँ। आपने नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इस दिशा में बढ़ें। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि राह चलते आपको जहाँ भी दिव्यांग मिलते हैं, नज़र आते हैं, उनको मेरे पते पर भेज दीजिए। परंतु पता नहीं ये छोटा काम है या ओछा काम है, नहीं भेज पाते हैं लोग। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे कामों के लिए थोड़ा सा दर्द लेकर उनको भेजते हैं हमारे यहाँ। तो ये योगदान भी बड़ा योगदान है, मरीज को भेजना। और हम चाहते हैं, सबसे अपील करते हैं कि हमारे इस काम में वे सब लोग सहभागी बने और कभी एक बार आकर हमारे हॉस्पिटल की सेवा को अपने नज़रों से देखें भी। आनंद आएगा, अच्छा लगेगा और लगेगा कि सच में ये मानव सेवा का मंदिर है और उससे प्रेरणा मिलेगी। चलिए, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।